हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु कुमार, ऑल इंडिया रैंक 134 इन नीट 2025। तो इस वीडियो में मैं अपना बायो का स्ट्रेटजी आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके कारण मेरे नीट में इतना डिफ़िकल्ट पेपर होने के बाद भी 350 आउट ऑफ 360 स्कोर था, जबकि पेपर बहुत टफ था उसके बाद भी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको ये समझना कि बायो जो सब्जेक्ट है वो ऑलमोस्ट हर नीट एस्पिरेंट का स्ट्रॉन्ग रहता है। तो अगर आप इसमें कोई क्वेश्चन गलत करें तो वो आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगा कंपेयर टू आप फिज़िक्स या केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन गलत करें, क्योंकि बायो में लगभग सबका अच्छा स्कोर आ जाता है। तो इसीलिए आपको बायो में कोशिश करना है कि एक्यूरेसी 100% तक पहुंचाना है, ताकि आपका बायो में मार्क्स ना कटे और बायो कम से कम समय में बनाना है, ताकि फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम बच सके। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको जो बैठाना है कि आपको वन शॉट वगैरह नहीं देखना है, आपको जो है वो डिटेल लेक्चर्स ही देखने हैं बायो में, क्योंकि वन शॉट केवल रिवीजन पर्पस के लिए होता है। मैं तो रिवीजन के लिए भी वन शॉट सजेस्ट नहीं कहूँगा, क्योंकि वन शॉट एक तरीके से केवल टाइम वेस्ट है, क्योंकि उसमें केवल एनसीईआरटी का लाइन रीड करके उसको ट्रांसलेट कर देते हैं। कुछ टीचर थोड़ा ठीक पढ़ाते हैं, बट फिर भी अगर आप चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो तो वन शॉट नहीं प्रीफर करना चाहिए। आपको उसके लेक्चर्स ही अच्छे से देखना चाहिए, और लेक्चर्स के साथ अगर आप बना सके तो नोट्स बनाओ, बट कम्प्लीटली नोट्स को मत फॉलो करो। आपका मेन जो बेसिक है वो एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी पे जितना टाइम दे सके उतना दो। नोट्स केवल एक दो बार पढ़ लिया उतना सफिशिएंट है, और नोट्स में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लग रहे हैं कि ये सब नीट में आ सकता है, या फिर कोई एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो वो, या फिर वो पीवाईक्यू है तो उसको आप एनसीईआरटी में साइड में ही जगह रहती है, उसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, हर लेक्चर के बाद आपको एनसीईआरटी उस चैप्टर का स्टार्टिंग से पढ़ना है। मान लीजिए चौथा लेक्चर मैंने देखा, तो उस दिन जो एनसीईआरटी पढ़ाया गया वो तो मुझे पढ़ना ही है, बट उसके साथ साथ जो पहले दिन पढ़ाया गया था उसको भी पढ़ते हुए जाना एनसीईआरटी। इससे होगा क्या कि आप चैप्टर ख़त्म होने के अंत तक स्टार्टिंग से एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लोगे। और इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका मान लीजिए कोई चैप्टर 6 लेक्चर में ख़त्म हो रहा है बायो का, तो उससे क्या होगा कि वो जो चैप्टर है वो आपका 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा एनसीईआरटी का। तो आप पहले लेक्चर के साथ फर्स्ट पार्ट पढ़ो, फिर दूसरे लेक्चर के साथ फर्स्ट सेकंड दोनों पढ़ो, फिर तीसरे के साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर इसी तरह करते करते कंटिन्यू कर 6 तक। तो भले छठा में आपको 1 to 6 पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगे, बट बिलीव मी, आप जब तक छठा लेक्चर तक आओगे तो 1 से जो 5 का पोर्शन है वो आपको जल्दी याद होने लगेगा। और एक बार आपका जब चैप्टर ख़त्म हो गए उसके बाद आपको उस चैप्टर को कोशिश करना है 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करना है, जिस टाइप का चैप्टर है उस बेसिस पे, और फिर उसको तोड़ के 2 दिन में, मान लो 2 पार्ट मैंने डिवाइड किया तो 2 दिन डेली सुबह उठ के उसको पढ़ लिया। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो एनसीईआरटी रीड करने का स्पीड है वो बढ़ेगा, और चैप्टर मेरे लिए फैमिलियर होते रहेगा। और एक बार आपका पूरा चैप्टर हो गया अच्छे से, तो कोशिश करो कि एक बार में उस चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी पढ़ लो। कुछ चैप्टर्स छोड़ के, जैसे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ये सब जो बहुत बड़ा, बट मैक्सिमम चैप्टर मैं एक रीड में ही पढ़ लेता था पूरा। 2-3 घंटे लगते थे, बट हो जाता था। जब आपका चैप्टर इस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो गया है कि आप पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का 2 से 3 घंटे में पढ़ ले गए हो, इसका मतलब आपको वो चैप्टर अच्छे से याद हो चुका है। बट यहीं पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स गलती करते हैं कि उन्हें एक बार चैप्टर अच्छे से याद हो गया, उसके बाद वो चैप्टर को छोड़ देते हैं 1-2 महीना के बाद, बट उसके बाद फिर जब वो वापस चैप्टर पढ़ने जाते तो उन्हें सब चीज़ें नई लगने लगती है और वो भूलने लगते। तो आपको करना क्या है कि 15-20 दिन में हर चैप्टर को कोशिश करना है एक बार उसका पूरा एनसीईआरटी रिवाइज करना, आपको लाइन बाय लाइन रीड करना है। इसके लिए आप एक्टिव रिकॉलिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं क्या करता था कि जो भी चैप्टर मुझे रिवाइज करना है उसका टॉपिक देखा,
फिर जो पैराग्राफ है उसको ढक के माइंड में रिकॉल करने का कोशिश करता था कि इसका क्या क्या लाइन मुझे याद है एनसीईआरटी का एग्जैक्ट, और उसको याद करने के बाद फिर एक बार रीडिंग करता था। तो इससे मेमोरी रिटेंशन पावर इंक्रीज हुआ मेरा और चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद हो पाई। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत एस्पिरेंट्स का कि एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है। तो इसके लिए मैं अपनी एनसीईआरटी के मॉर्फोलॉजी के 2 पेजेस लाया हूँ जो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो लाइक देखो, फर्स्ट गो में आपको क्या करना है, केवल हाईलाइट करना है। जैसे मैंने इतना इतना हाईलाइट किया। ठीक है, फर्स्ट गो में आपको नोट से एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखनी, क्योंकि आप पहली बार पढ़ोगे चैप्टर तो आपको लगेगा कि सभी चीज़ नोट्स की इंपॉर्टेंट है, तो उसको पहली बार में नहीं लिखना है। फर्स्ट टाइम आप जब चैप्टर पढ़ रहे हो क्लास के साथ तो केवल जो आपको इम्पॉर्टेंट लगा है वो हाईलाइट करते जाओ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। और उसके बाद जब सेकेंड थर्ड बार आप पढ़ रहे हो तब आपको नोट से जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो साइड में ऐसे ऐड कर लेनी है, जैसे मैंने किया। जैसे ये सब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ था और ये जैसे ये सब टर्म्स इम्पॉर्टेंट है तो ये सब का आपको जानकारी होना चाहिए। तो इस टाइप का चीज़ नोट से एनसीईआरटी में ही याद कर लो ताकि आपको अलग से नोट्स पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और उसके बाद जब आपको चैप्टर अच्छे से याद हो जाए उसके बाद रिवीजन के वक्त आपको क्या करना है, आपने जितना हाईलाइट किया उसके बाद भी जो जो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको पेन से अंडरलाइन कर लो। और उसके बाद और जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है उसको ऐसे करके सर्कल कर लो जहाँ आप एग्ज़ाम में फंस सकते हो, जैसे करेक्ट इनकरेक्ट। सेम मैंने यहाँ पे सर्कल किया हुआ है ऐसे। तो इस तरीक़ा से आपको अच्छे से एनसीईआरटी 3-4 बार रिवाइज करते चलना और हाईलाइट के बाद अंडरलाइन भी करना और सर्कल भी करना। इससे क्या होगा कि जो पॉइंट आपका नहीं हाईलाइटेड है उस पर आपका थोड़ा कम ध्यान जाएगा कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पढ़ना आपको उसको भी है। और जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, और जो अंडरलाइंड है वो लगेगा और इम्पॉर्टेंट है। और ये जो सर्कल किया इससे होगा क्या कि आपका जो करेक्ट इनकरेक्ट जो पढ़ने में गलती होता है क्वेश्चन में वो रिड्यूस होगा। तो इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ो, आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि कैसे एनसीईआरटी पढ़ना है और आपका एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। चाहे पेपर कितना भी टफ हो जाए एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं नीट में। और जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आता है वो एनालिटिकल अप्रोच या एलिमिनेशन से बन जाता है। ठीक है, अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो आपको एक बार चैप्टर पूरा याद हो गया, एक चीज़ रह गया था कि चैप्टर के साथ साथ आपको एक अच्छे सोर्स से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे फिंगर टिप्स हो गया, राजीव विजय हो गया, ये सब बुक का आप इस्तेमाल कर सकते हो, अपना मॉड्यूल भी बना सकते हो। और साथ में नीट पीवाईक्यू साथ में ही करते चलना है। और कुछ कुछ चैप्टर जैसे एनिमल टिश्यू, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, बायोटेक, ये सब चैप्टर का केवल एनसीईआरटी रीड करने से नहीं होगा, आपको इसका कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट्स ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि आप इन चैप्टर्स के एक्स्ट्रा चीज़ें रट गए। जैसे जेनेटिक्स में अलग अलग टाइप का एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स है जो नीट में कभी नहीं आने वाला, वो सभी बहुत टीचर्स पढ़ाते हैं, बट आपको वो सब केवल समझने के लिए यूज़ करना, उसको अलग से रटना नहीं है। केवल एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, बट फिर भी रटना एनसीईआरटी के फैक्ट्स की है। केवल समझने के लिए आपको इन चैप्टर्स के अच्छे से पढ़ना होगा। बाकी सारे चैप्टर्स का एनसीईआरटी अच्छा से करो, सफिशिएंट है। और इसके साथ साथ एम्स और जिपमर के पीवाईक्यूज प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस बनाओ ताकि आपका एनालिटिकल अप्रोच डेवलप होगा, आप क्वेश्चंस को एनालाइज करना सीखोगे। बहुत बच्चे होते हैं केवल एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस करते रह जाते हैं, तो केवल करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड यही सब क्वेश्चंस का ही वो प्रैक्टिस कर पाते हो। कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो वो फंस जाते हैं। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है। जैसे एम्स में बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस आते थे, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो। उसको अगर बनाना भी अटेम्प्ट लेना है तो ट्राई करो कि एनसीईआरटी का नॉलेज से या फिर एलिमिनेशन से वो कैसे बन रहा है। अगर नहीं बन रहा तो उसको स्किप कर दो, कोई इशू नहीं है।
बट केवल आपको एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करना है, ये ध्यान दीजिए। बाकी ये पॉइंट तो कवर हो गया था कि चैप्टर लर्न होने के बाद 15-20 दिन में रेगुलरली उसको रिवाइज करते गए हैं। बस यही बेसिक है। और एक टाइम अपना फिक्स कर ले कि दिन में 3 घंटा मुझे बायो का एनसीईआरटी रीड करना ही करना है, जिसमें आपका जो याद करने का कैपेसिटी है वो मैक्सिमम हो। आप उस टाइम को चूज़ करें। जैसे मेरे लिए वो सुबह का स्लॉट होता था 9 बजे से 12 साढ़े 12 बजे के, तो उस समय मैं केवल एनसीईआरटी ही बायो की पढ़ता था और वही मैं फिक्स टाइम था। रात को मैं बायो पढ़ने जाता था तो नहीं बनता था। और जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सारे चैप्टर्स अच्छे से याद हो जाए, उसके बाद आपको करना क्या है कि अलग से कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अलग से PYQs बना सकते हैं एम्स जिप्मा का, बट कोई अलग से वापस चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फोकस ज़्यादा मॉक्स पे करो। क्योंकि अगर आप डेली मॉक्स दोगे तो हर मॉक्स में 90 क्वेश्चन तो बायो के रहते हैं, तो सफिशिएंट बायो का प्रैक्टिस हो जाएगा। और मॉक टेस्ट देते वक्त जो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन मिलेगा उसको अपने बुक में लिख लो, ताकि अगर वो एग्ज़ाम में आ जाए तो आपसे सही हो जाए। क्योंकि कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन मॉक टेस्ट में भी रहते हैं जो कि बच्चे आउट ऑफ एनसीईआरटी समझ के छोड़ देते हैं, बट वो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं रहता, वो एनालिटिकल अप्रोच उसके लिए चाहिए होता है। एक बात बतानी रह गई थी कि मैं कैसे एनसीईआरटी का हर चैप्टर मैनेज करता था। ठीक है, तो मैं क्या करता था, मान लो मेरी कोचिंग में 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए और 6ठा चैप्टर चल रहा है, तो कोचिंग के साथ साथ 6ठा चैप्टर तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, साथ में अपना अलग से 1 घंटा या 2 घंटा दिन में निकाल के जब टाइम मिल रहा है फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करता था। जब मैं फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हुआ तो सेकंड में गया, सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और जब तक मैं फिफ्थ हुआ तब तक मान लो कोचिंग में 6th कंप्लीट हो गया तो 6th भी वैसे पढ़ लिया। उसके बाद कोचिंग में 7 चैप्टर चल रहा है तो मैं वापस फर्स्ट चैप्टर से रिवाइज करना स्टार्ट करूँगा। फिर इस तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करते करते 7 तक आऊँगा, और जब कोचिंग में 7 हो जाए, 8 चल होगा तो फिर मैं वापस फर्स्ट से आऊँगा। तो इस तरीके से मैं लूप में बायो पढ़ता था ताकि हर चैप्टर में कवर हो जाए। हर मंथ में मैं कोशिश करता था कि 11th का सारा चैप्टर्स एक बार अच्छे से कवर हो जाए 12th में। और जब सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद 1-1.5 महीना लग जाता था पूरे 11th-12th को एनसीईआरटी कवर करने में, बट लूप में करता था तो इससे रिटेंशन पावर इंक्रीज रहता था और कोई भी टॉपिक भूला नहीं लगता था। इस वीडियो से मैं एक नया चीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बेसिकली ये Q&A टाइप का सेशन है, जिसमें आप इस वीडियो में जो भी कमेंट्स करोगे अगले कुछ दिनों में, उसका रिप्लाई मैं सेपरेट नहीं देने के बजाय उसको अलग से एक वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। इससे आप लोग को भी फ़ायदा होगा और जो सेम डाउट्स रिपीट होते कमेंट में वो नहीं होंगे। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो में अपना डाउट कमेंट करो ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं।